क्वेश्चन फर्स्ट आज का ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को समाप्त करने में किस प्रकार योगदान दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है विशेषताएं बतानी हैं। ठीक है, एनएफएसए एक्ट 2013 की। साथ ही साथ में हमें ये बताना है कि किस तरीके से हंगर और मेल न्यूट्रिशन को यानी कि भूख और कुपोषण को समाप्त करने में इस एक्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि योगदान। ठीक है, फिर हम मॉडल आंसर देखते हैं। आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है और बताना है कि भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील देश है, और हंगर और मेल न्यूट्रिशन है ना, ये सिर्फ वेलफेयर का मैटर नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोडक्टिविटी का और सामाजिक न्याय का, यानी सोशल जस्टिस का। और यहाँ पे आप डाटा दोगे कि जो है नीति आयोग के जो है एनएफएसएस 5 का जो डाटा है उसके हिसाब से 35.5% यानी कि 35.5% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं इंडिया में वो स्टंटेड हैं, यानी अविकसित हैं, और 19.3% जो हैं वो वेस्टेड हैं, यानी कुपोषित हैं। ठीक है, इसी बैकग्राउंड पे आपको आर्टिकल 21 का भी जिक्र कर देना है, राइट टू लाइफ का। ठीक है, और इसी तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें आप कुछ डाटा, कुछ आर्टिकल और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे। फिर आप बॉडी पर आ जाओगे, तो बॉडी में आपको क्या लिखना होगा। सबसे पहले आपको एनएफएसए एक्ट के फ़ीचर्स लिखने हैं। ठीक है, तो फीचर्स में सबसे पहले कवरेज आ जाएगी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली जो भारत के पॉपुलेशन का 2/3 है। ठीक है, 2/3 हिस्से को कवरेज देता है। और साथ ही साथ में ये जो कवरेज है ना, ये किसके अकॉर्डिंग है, किस डाटा के अकॉर्डिंग है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुमानों पर आधारित है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट होगा सब्सिडी युक्त खाद्यान्न, यानी कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। तो एनएफएसए के तहत जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है उसका 75% और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका 50%। तो ये लोग जो होते हैं ये एलिजिबल होते हैं हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को प्राप्त करने के लिए। फिर हम लाभार्थी श्रेणियों की बात करेंगे, यानी कि बेनिफिशियरीज कैटेगरी। तो देखो, 2 तरह की कैटेगरीज हैं इसके अंदर जो कि क्लासिफाइड हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। पहली है अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स। और दूसरी है पीएचएच, यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, यानी कि प्राथमिकता प्राप्त परिवार। ठीक है, तो अंत्योदय हाउस होल्ड में क्या होगा कि 35 किलो जो है अनाज उनको हर महीने मिलेगा। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में क्या होगा कि 5 किलो फूड ग्रेन्स उनको पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है लाभार्थियों की पहचान, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभार्थियों परिवारों की पहचान संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा की जाती है, जिन्हें अपने स्वयं के मानदंड निर्धारित करने होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स होती हैं, वही लोग ये क्राइटेरिया जो है इसको सेट करते हैं। तो ये हमारा एनएफएसए एक्ट हो गया। फिर हम आते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी शिकायत निवारण तंत्र। इसमें क्या है कि हमें ये बताना है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो सेटअप किया गया है, यानी कि जो जिला शिकायत निवारण जो है वो उसको सेट कर रखा है। किस लिए किया गया है, ताकि कोई भी अगर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ग्रीवेंस आता है तो उसको एड्रेस किया जाए। और इसमें बेसिकली जो है स्टेट फूड कमीशंस और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स होते हैं और विजिलेंट कमेटीज़ होती हैं अलग अलग लेवल पे जो ये काम करती हैं, यानी कि डीजीआरओ और विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियाँ, है ना, ये सब लोग शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित करने में मदद करते हैं। फिर है पारदर्शिता उपाय। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स। तो इसमें क्या होगा कि कुछ जो है प्रोविजंस, जैसे कि पीडीएस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिस्क्लोज़ करना, यानी अभिलेखों का खुलासा करना। और साथ ही में जो
लाभार्थियों की सूची है उसको पब्लिक डोमेन में अलाउ करना, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उसको जो है पब्लिक डोमेन में लाना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए। तो आप ये ट्रांसपेरेंसी बेस्ड पॉइंट लिखोगे। फिर आपका आएगा एलोकेशन एंड असिस्टेंस, यानी कि आवंटन एवं सहायता। ये बेसिकली पॉइंट ये है कि अभी मतलब नो रिडक्शन हुआ है, कोई रिडक्शन नहीं हुआ है फूड ग्रेन एलोकेशन में किसी भी स्टेट या यूटी को एनएफएस के अंदर, और कोई भी अगर शॉर्टफॉल होता है तो वो इंटरिम लोकेशन यानी अंतरिम आवंटन उसके लिए कर दिया जाता है। साथ ही साथ में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको अंतर्राज्यीय परिवहन और प्रबंधन पर होने वाले व्यय के साथ साथ जो खाद्यान्न डीलर होते हैं, है ना, यानी कि जो फूड ग्रेन डीलर्स होते हैं उनके मार्जिन के पूर्ति के लिए उनको असिस्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमने कुछ बताए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अब हम इसके रोल के बारे में बात करेंगे। तो भूख और कुपोषण को ख़त्म करने में एनएफएसए की क्या भूमिका है, यानी क्या रोल है। तो सबसे पहले देखो, अगर फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी होगी यानी कि खाद्यान्न की उपलब्धता ज़्यादा होगी तो उससे हंगर और पुअर और जो वल्नरेबल हैं, है ना, वंचित वर्ग है, उनको उसका परिणाम बढ़िया मिलेगा और ये सुधार देखा भी गया है। साथ ही में जो एक्सटेंसिव कवरेज है इसकी, जैसे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वो कवर कर रहा है, तो ये इससे क्या होगा, उनकी उनको जो एक्सेस है फूड का वो एक सिक्योर एक्सेस मिल पाएगा। साथ ही साथ में उनको एक तरह से पॉवर्टी रेजिलिएंट मेजर होगा, उनके वो पैसे कहीं और जो हैं वो खर्च हो पाएंगे। फिर है कि जो हम स्टंटिंग की बात कर रहे थे कि जो है 35% जो भी हमने बात किया था कि स्टंटिंग देखी गई है NFHS 5 के डाटा के तहत, तो वो जो है चिल्ड्रन में कम हो गई है। वो 35 जो हुई है ना, वो 38% से हुई है, जो कि लास्ट डेटा था NFHS 4 का, जिसके तहत 38% स्टंटिंग थी और अब 35 हो गई। ठीक है, फिर है गर्भ अवस्था के दौरान जो है वेतन हानि की भरपाई मौद्रिक मुआवजे से हुई है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान वेज लॉस हो जाता है इसको भी कंपनसेट किया गया मॉनेटरी कंपनसेशन के तहत, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको एक्सेस मिलता है हेल्दियर फूड ऑप्शंस का। ठीक है, और देखो ये जो अवेयरनेस है, ड्यू टू अवेयरनेस जो आशा वर्कर्स जो है उन्होंने स्प्रेड की है, तो जो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स हैं उनकी भी जो, यानी कि जो स्तनपान करने वाले शिशु हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है, यानी कि कितनी हो गई है 11.2 मिलियन इन 2012 टू 13.9 मिलियन इन 2019। तो ये भी आप डाटा दे सकते हो अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। देखो, इसमें आप मेजर्स लिख सकते थे अगर आपको टाइम अलाउ करता, या फिर आप लिख सकते थे कैसे इसको और इफ़ेक्टिव बनाया जाए, जैसे कि जो भी फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं उनका फोर्टिफिकेशन हो, प्रॉपर विटामिन्स का उसके अंदर मिनरल्स, प्रॉपर विटामिन्स का फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, और जो भी इसमें लीकेज वगैरह की समस्या है या नॉन ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म की हम बात कर रहे हैं उसको ऑनलाइन होना चाहिए और उसको ई गवर्नेंस के तहत उसको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कुछ अपने मेजर्स लिख सकते थे। फिर हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, हम बताएंगे कि देखो, जो जन स्वास्थ्य है यानी कि पब्लिक हेल्थ की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है सुधार सुनिश्चित करने के लिए हमें जो है NFSA को एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ कैंपेन की तरह देखना चाहिए, यानी कि व्यापक जन स्वास्थ्य अभियानों के साथ एक पूरक बनाने की आवश्यकता है। और जो इन अभियानों का उद्देश्य जो है शहरी यानी कि अर्बन, अर्ध शहरी, सेमी अर्बन और सेमी रूरल क्षेत्रों में जो है आधुनिक सीवरेज और स्वच्छता प्रणालियों की स्थापना करना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, सेप्टिक टैंक, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो मतलब इसको आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाओ और साथ ही साथ में इस पर भी ध्यान दो, ठीक है, बाकी चीज़ों पे। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे भी आप जो आर्टिकल 21 था उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 47 जो DPSP का है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड
फिर क्वेश्चन 2 क्या है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को लेकर क्या समस्याएं विद्यमान हैं, क्या इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, विचार प्रस्तुत करें। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो पीडीएस है इसको लेके पहली चीज़ तो समस्या क्या आ रही है, ठीक है, और क्या इसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हमें अपने विचार देने हैं कि पहले हम पीडीएस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी प्रोज और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि देखो भारत जो है लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी सिस्टम है भारत के पास, और जो पीडीएस है ना, ये सोशल सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो है साथ ही में एक ICAR रिपोर्ट है जो कि ये बताती है कि 28% ऑफ द फूड ग्रेन्स आर सिफोन्ड ऑफ, है ना, यानी कि इसका गबन हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में इससे लॉस कितना होता है, 69,000 करोड़ का हमें लॉस भी हो जाता है। तो आप इस रिपोर्ट का मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं पीडीएस से रिलेटेड, है ना। मेजर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखो बहुत ऑब्वियस है कि लीकेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लीकेज और करप्शन और साथ में ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो यहाँ पे आपको शांता कुमार कमेटी जो 2015 की है उसको मेंशन करना है, और उसके अनुसार लगभग 46% अनाज जो है उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो नहीं पहुँच पाता है। फर्जी राशन कार्ड हो गया, माप तौल में हेरा फेरी, अनाज का खुले बाज़ार में विक्रय, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि फ़ेक राशन कार्ड बना लेते हैं, है ना, हेरा फेरी करते हैं माप तौल में, मतलब वेट्स को मैनिपुलेट करते हैं, और अनाज जो है ओपन मार्केट में इसको सेल कर दिया जाता है। तो ये सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि देखो सीरियस टारगेटिंग एरर्स हैं, यानी कि जो जेन्युइनली पुअर पीपल है ना, जेन्युइनली वास्तविक तौर पे गरीब हैं, वो बाहर रह जाते हैं, और अपात्र लोग भी इसका लाभ उठा लेते हैं, ठीक है। तो SCCC 2011 के जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं और उस पर ये निर्भर है। तो आंकड़ों का सुधार और अपडेशन भी ज़रूरी है। साथ ही में गुणवत्ता यानी क्वालिटी और पोषण की बात करें हम की, तो क्वालिटी और न्यूट्रिशनल लिमिटेशंस एक अलग लिमिटेशन है, जिसमें हमने अभी बात की कि फोर्टिफाइड होना चाहिए। तो इसी तरीके से क्वालिटी उनकी पुअर होती है और मॉइस्चर पेस्ट स्टोरेज में आ जाते हैं। साथ ही में जो पल्सेस होते हैं, ऑयल्स होते हैं, न्यूट्रिशन फूड होते हैं, वो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। फिर हम स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे कि जो FCI है इसके पास वैज्ञानिक भंडारण की कमी होती है। तो और CAG की रिपोर्ट ने भी बताया था कि खुले में अनाज रखने से जो है बर्बादी होती है, ठीक है। डिजिटल एवं तकनीकी चुनौतियां हैं, ठीक है। उसमें हम क्या बोलेंगे कि देखो आप बायोमेट्रिक में विफल हो जा रहे हो, नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स आपको मिल रही हैं, है ना। साथ ही साथ में जो वृद्ध लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, इन पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही में फिस्कल बर्डन की बात करेंगे कि इससे क्या होता है, जो फूड सब्सिडी दी जाती है ना, देखो फूड और फ्यूल, इस पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो दी जाती है ना गवर्नमेंट, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो फूड और फ्यूल पे ही दिया जाता है। तो फूड जो है टॉप पे आता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेफिसिट में भी गवर्नमेंट रहती होगी, बहुत ज़्यादा फिस्कल बर्डन होता होगा। तो देखो 2 लाख करोड़ जो है वो लगभग जो है इतना सब्सिडी जो है 2023-24 में दी गई थी। तो फाइनेंशियल कंडीशन जो है स्टेट की, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखो जैसे उन्होंने बोला कि क्या पीडीएस को समाप्त कर देना चाहिए, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 2 साइड दिखा सकते हो कि यस समाप्त कर देना चाहिए फेवर में, और यस और नो अगेंस्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेवर में देखते हैं। तो पक्ष में इसके क्या तर्क होंगे। पहला कि यहाँ पे देखो लीकेज बहुत ज़्यादा होती है और भ्रष्टाचार है, जैसे शांता कुमार कमेटी है, इसको तो आप रट लीजिए, ठीक है। इसकी बात करनी है, 46% जो है लाभार्थियों तक पहुँचता नहीं है। फिर उच्च राजकोषीय बोझ यानी हाई फिस्कल बर्डन की हम बात करेंगे कि देखो 2 लाख करोड़ 23-24 में जो है फूड सब्सिडीज़ का जो अमाउंट है वो लगभग 2 लाख करोड़ था। साथ ही में जो आप बेनिफिशरीज़ हैं उनको टारगेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वही सेम पॉइंट्स ऊपर वाले। फिर DBT की हम बात करेंगे कि जो DBT है, इस कैश ट्रांसफ़र्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, है ना। तो उसके बाद हम गुणवत्ता एवं पोषण संबंधी समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि जो क्वालिटी है और न्यूट्रिशनल इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर है जो आर्गुमेंट अगेंस्ट कि नहीं, इसको नहीं
हमें एलिमिनेट करना चाहिए पीडीएस को, तो उसको हम क्या बताएंगे कि देखो भारत में जो है खाद्य सुरक्षा की अनिवार्यता, इम्पेरेटिव ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हम बताएंगे कि देखो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन अभी भी है, और क्या कहते हैं एनएफएचएस, स्टंटिंग एंड एनीमिया जो सीरियस प्रॉब्लम है, और कैश असिस्टेंस जो है इससे गारंटी नहीं हो पाएगी। जो फूड अवेलेबिलिटी है यानी कि जो खाद्य उपलब्धता है उसको गारंटी नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर दूसरा है कि जो है मार्केट फेलियर का रिस्क जो है, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जोखिम बढ़ जाता है। महंगाई, जमाखोरी और आपूर्ति श्रृंखला यानी वैल्यू चेन रिलेटेड जो लिमिटेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, और जो नकद मिलने पर भोजन के बजाय जो है अन्य खर्च हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो आप इसको भी मेंशन करोगे। फिर आप कोविड-19 में पीडीएस की जो है रोल है उसको आप बताओगे कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी उसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया था, तो इसको मेंशन करना ज़रूरी है। और WHO और UN तक ने जो है भारत के जो है खाद्य हस्तक्षेप की सराहना की थी, और जो संकट काल में जो है पीडीएस का जो सेफ्टी नेट था वो बहुत इफ़ेक्टिव सिद्ध हुआ था। साथ ही में आप डीबीटी की अपनी लिमिटेशंस बताओगे, ठीक है। डीबीटी की लिमिटेशंस बतानी पड़ेगी कि देखो जो वीक मार्केट और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट एरियाज़ में नहीं होते हैं, और इंटरनेट जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी कम है, और डिजिटल डिवाइड की बात करोगे, है ना। तो कैश जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कैश सिस्टम इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड कैसे करेंगे कि देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें रखना पड़ेगा पीडीएस के लिए, और जिसमें हम पॉलिसी रिफॉर्म भी करेंगे, ठीक है, नीतिगत सुधार, ठीक है, साथ ही में तकनीकी समाधान, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हमको खोजने होंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की बात आप ज़रूर करो, ठीक है। ई गवर्नेंस की बात ज़रूर करो, ठीक है। डिजिटल इंटरवेंशंस की ज़रूर बात करो। फिर दृष्टिकोण की इसकी आवश्यकता है। साथ ही में खाद्य सब्सिडी यानी कि खाद्य सब्सिडी में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र स्कीम है डीबीटी, और वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मेंशन ज़रूर करना है कि इससे जो है हम अपनी जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया में उसको हम एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस डिस्कस हुए। देन अब तीसरा क्वेश्चन है कि देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से आपका क्या तात्पर्य है। तो एमएसपी किसानों को निम्न आय के जाल से कैसे बचाएगा, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमएसपी, हाउ विल एमएसपी प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप, ठीक है। तो इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम एमएसपी के बारे में बताएंगे कि ये जो है भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में अचानक गिरावट से बचाने के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप का एक रूप है। यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एग्रीकल्चरल प्राइसेस में अगर सडन फॉल हो जाए तो उनको बहुत दिक्कत होती है, तो उस चीज़ से बचाने के लिए उनको एक सेफ्टी नेट दिया जाता है जिसका नाम है एमएसपी। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिशों के आधार पर 23 अधिसूचित फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में ही की जाती है, ठीक है। तो 23 क्रॉप्स होते हैं। साथ में पहले इंट्रोड्यूस कर दो, फिर हमें मेन बॉडी पे आएंगे हम कि देखो एमएसपी जो है किसानों को निम्न आय के जाल से बचाने में मदद करता है, यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने में मदद करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करता है फार्मर को प्राइस फ्लक्चुएशन से, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, साथ ही साथ में जो निजी खरीदारों के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करता है यानी कि एक बेंचमार्क के तौर पे फॉर प्राइवेट बायर्स। साथ ही में जो डिस्ट्रेस सेलिंग होती है, जैसे मान लो कि जो एमएसपी है वो एश्योर करता है मिनिमम प्राइस किसी क्रॉप्स के लिए, 23 क्रॉप्स जो हमने अभी बात की। तो अगर मार्केट प्राइजेस बहुत ज़्यादा फॉल हो जाते हैं तो उस डिस्ट्रेस के सिचुएशन में उनके मतलब उनको बेनिफिट हो, है ना, उनको नुकसान ना हो, तो ये भी इंश्योर किया जाता है। उसके बाद उत्पादन में वृद्धि होती है। एमएसपी की जो ल्योर्स होते हैं उसके कारण जो किसान होते हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। और साहूकारों की जो भूमिका होती है यानी कि जो मिडलमैन होते हैं जिनकी वजह से यानी बिचौलिए, उनकी भी भूमिका कम हो जाती है। साथ ही साथ में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना ज़रूरी होता है और वो मिलती हुई है एमएसपी के थ्रू
फार्मर्स को पता चलता है कि देखो किस किस क्रॉप्स जो है वो ट्रेंडिंग में हैं, और फार्मर्स को जो है ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है अपने अच्छे इकोनॉमिक टर्न्स के लिए, ठीक है। लेकिन ना इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, पहले हम बताएंगे कि देखो पिछला जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये पता चला कि जो एमएसपी होता है ना वो राज्यों में समान नहीं है, हर राज्य में एक नहीं है, हर राज्य में अलग अलग होता है, और दालों और तिलहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एमएसपी से कम कीमत पर बेचा गया है, ठीक है। साथ ही साथ में एमएसपी अब सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ठीक है, जिसका इस्तेमाल लुभाने के लिए किसानों को किया जाता है। साथ ही साथ में एमएसपी के कारण क्या होता है कि कृषि में एक ही फसल की खेती को बढ़ावा मिलता है। जिस तरह से हम पंजाब और हरियाणा का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो राइस और पैडी की कल्टीवेशन के लिए इतना ज़्यादा भागते हैं, जिस वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो उस हिसाब से उतनी सूटेबल नहीं है। साथ ही साथ में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है कि वो क्रिटिकल श्रेणी में आती हैं स्टेट्स, लेकिन फिर भी वो यही पैटर्न पे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है और अपना जो प्रोडक्शन है वो पैडी तक ही सीमित ज़्यादा रखते हैं। साथ ही साथ में जो निवेश में गिरावट हो जाती है, यानी कि डिक्लाइन हो जाता है इन्वेस्टमेंट में। साथ ही साथ अनइक्वल एक्सेस होता है, यानी कि गुणवत्ता में निवेश में गिरावट के साथ असमान पहुंच भी देखी जाती है, क्योंकि हर जो फार्मर होते हैं, जो हर किसान होगा, उसके पास जो एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट बेनिफिट पहुंचाना चाहती है उसका एक इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जो स्कीम है ये इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है बहुत सारे कंट्री के स्टेट्स में, ठीक है। फिर हम देखेंगे एमएसपी को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने के लिए क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, ठीक है। तो एक तो पहली चीज़ तो एक इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि किसान डिमांड भी कर रहे थे, तो हम लिख सकते हैं और साथ ही में बता भी सकते हैं कि किसान ऐसा चाहते भी हैं, ठीक है। समावेशी बनाना, यानी कि इंक्लूसिव बनाओ, ठीक है। जैसे कि पंजाब हरियाणा के जो बड़े बड़े किसान हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है एमएसपी से, ग्रीन रेवोल्यूशन की लेगेसी की वजह से। साथ ही साथ में इसका दायरा भी बढ़ाओ, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। जैसे कि जो बेनिफिट कितने परसेंटेज ऑफ फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है एमएसपी का, वो सिर्फ 5.6% ही है, तो इसको और बढ़ाना चाहिए। साथ ही में एमएसपी के दायरे में और अधिक फसलों को अधिसूचित करना, मतलब 23 से ज़्यादा भी आप क्रॉप्स करो, ज़्यादातर न्यूट्रिशनल क्रॉप्स को इंक्लूड करना चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी पे भी असर ना पड़े। फिर एमएसपी का युक्तिकरण, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि एमएसपी जो है इसको रैशनलाइज करना। स्वामीनाथन आयोग की बात कर सकते हैं कि C2 + 50% तो की सिफारिश को लागू करना चाहिए। उसके बाद हम इसे कंक्लूड करेंगे कि देखो जो PDS है इसमें परिवर्तन के लिए जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि तकनीकी समाधानों और साथ ही में पॉलिसी रिफॉर्म्स करके, नीतिगत सुधार करके एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच दिया जा सकता है। और साथ ही साथ में जो फूड सब्सिडी है इसमें DBT और वन नेशन वन राशन कार्ड, यही वाली बात है कि ये हमारी जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। फिर क्वेश्चन 4 आपका क्या है कि एनालाइज द चैलेंजेस फेसिंग इंडिया इन द WTO नेगोशिएशन एंड इट्स स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन मल्टीलेटरल ट्रेड। तो देखो जो विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में भारत के सामने आने वाली चुनौतियां और बहुपक्षीय व्यापार में अपने हितों की रक्षा के लिए इसकी रणनीतियों का विश्लेषण करें। तो हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले हम चैलेंजेस के बारे में बात करनी है, ठीक है, WTO नेगोशिएशन में, और साथ ही साथ में क्या स्ट्रेटजी होगी कि हम मल्टीलेटरल ट्रेड के कंटेक्स्ट में अपने इंटरेस्ट को सेव कर पाएँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे कि देखो जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ है ना, तो हम इस पे जो है कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ में जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग होती है, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक भंडारण, ई-कॉमर्स और पर्यावरणीय मानक जो होते हैं, इस पर जो है एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो
आपको ये बातें करनी है कि सार्वजनिक भंडारण, ई कॉमर्स हो गया, पर्यावरणीय मानक पर सहमति न बन पाना दर्शाता है कि जो मल्टीलेटरल ट्रेड है यानी कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था जो है वो गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए WTO वार्ताओं में अपने विकासात्मक हितों और नीति स्वायत्तता की रक्षा एक प्रमुख रणनीतिक चुनौती बन गई है। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि हमें अपनी डेवलपमेंटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा और साथ ही साथ में यह एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुका है भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, मेजर चैलेंजेस जो हैं जो इंडिया फेस कर रहा है WTO वार्ताओं में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो भारत जो है इसका जो MSP और PDS है यानी एग्रीगेट मेजरमेंट फॉर ऑफ सपोर्ट AMS भी जो है ये इसकी सीमा से टकराती है। इसका मतलब इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। साथ ही साथ में जो WTO का पीस क्लॉज है ये प्रोवाइड करता है सिर्फ टेम्परेरी प्रोटेक्शन यानी अस्थायी संरक्षण ही प्रोवाइड करता है और कोई भी स्थायी समाधान नहीं जाहिर करता है। फिर है समकालीन उदाहरण। ठीक है, इसमें क्या है कि MC-12 जिनेवा 2022 में खाद्य सुरक्षा पर स्थायी समाधान नहीं मिल सका। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि देखो अभी हाल ही का एग्जांपल हम कर देंगे कि देखो एक परमानेंट सॉल्यूशन टू फूड सिक्योरिटी ये जो है इस पर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया हमको MC-12 जिनेवा 2022 में। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए, ये एग्जांपल ज़रूर लिखना आपको। फिर है विशेष एवं विभेदक उपचार SNDT पर प्रभाव। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेशर ऑन स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। देखो जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है इसका कंसेप्ट ये होता है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन दोनों में जो उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए ना वो थोड़ी डिफरेंशियल होती है। ठीक है, स्पेशल होती है और डिफरेंशियल होती है क्योंकि अभी भी वो विकासशील देश हैं, तो हम वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सबका समान ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो अमेरिका एवं यूरोपीय संघ भारत को उभरती अर्थव्यवस्था बताकर SNDT समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं। ठीक है, जो ये कंट्रीज़ हैं यूरोप की और वेस्ट की वो ये ऐसा बोलती हैं कि जो इंडिया है वो देखो डेवलपिंग है, वो अच्छा खासा डेवलप कर रहा है, तो इसीलिए इनकी जो SNDT क्राइटेरिया है वो ख़त्म कर देना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि भारत में जो गरीबी उन्मूलन है यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी है, औद्योगिकरण रणनीति है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसके ऊपर भी, इल इफेक्ट। ठीक है, फिर हम डिजिटल व्यापार एवं ई-कॉमर्स की बात करेंगे यानी कि डिजिटल ट्रेड एंड ई-कॉमर्स, सीमा पार डेटा प्रवाह, डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल कर पर विकसित देशों से मतभेद। तो देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ ना इंडिया का या फिर डेवलपिंग नेशंस का, स्पेशली अभी हम इंडिया का बात कर रहे हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं किस किस टॉपिक पे, डाटा लोकलाइजेशन पे, डिजिटल टैक्सेस पे, क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो पे। ठीक है, और साथ ही साथ में जो भारत है उसको एक राजस्व हानि भी हो रही है। ई कॉमर्स मॉरेटोरियम जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स अनटार्ड के अकॉर्डिंग, तो फिर हमें एक रेवेन्यू लॉस भी अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, फिर 4th पॉइंट है पर्यावरण एवं व्यापार अवरोध यानी कि इन्वायरमेंट एंड ट्रेड बैरियर्स। EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपको पता होगा, CBAM। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ना भारत को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो CBAM है ना इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें एक वो बोल दिया जाता है कि ये ना इको फ्रेंडली नहीं है या फिर ये बहुत सारी जो ग्रीन क्राइटेरियाज़ हैं उनको फॉलो नहीं करता है, इस वजह से हमें ट्रेड में नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हो गया CBAM। साथ ही साथ में WTO विवाद निपटान तंत्र का संकट, ये हमें सबको पता है। ठीक है, कि जो अपैलेट बॉडी है WTO की, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। साथ ही साथ में अब हम जो भारत के हित हैं यानी कि जो भारत की इंटरेस्ट हैं उसकी रक्षा के लिए क्या रणनीतियाँ हों, है ना, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो जो भारत है ना उसने अडॉप्ट कर रखी है एक स्ट्रैटेजी ऑफ अलायंस, यानी कि लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि लाइक माइंडेड कंट्री को बोलेंगे जो समान विचारधारा वाली जो विकासशील देश हैं। ठीक है, तो उनके साथ जो है इंडिया अपनी
गठबंधन करता है, यानी कि अलायंस करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली किसके थ्रू, जैसे G33 हो गया है ना कृषि के लिए, और G20 जो है ट्रेड नेगोशिएशन के लिए G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। साथ ही साथ में इंडिया जो है एक स्ट्रैटेजी को परस्यू करता है जिसे बोलते हैं कोलेशंस को बनाना, ठीक है, यानी कि अपनी बातचीत की शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका एवं चीन जैसे समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के साथ गठबंधन निर्माण की रणनीति को अपनाता है, ठीक है। फिर है विवाद निपटान तंत्र का उपयोग, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का उपयोग करना। तो इसमें क्या है कि जो भारत है वो अन्य सदस्य देशों की अनुचित व्यापार प्रथाओं और भेदभावपूर्ण उपायों को चुनौती देने के लिए जो WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है ना उसका प्रयोग भी करता है, ठीक है, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं है ना या बाकी कंट्रीज़ है जो उनके इलीगल या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं उसको वो क्रिटिसाइज़ करता है, इंडिया अपना स्टैंड लेता है। साथ ही साथ में जो है लीगल रिसोर्स यूज़ करके इंडिया जो है प्रोटेक्ट करता है हमारी डोमेस्टिक यानी कि हमारी घरेलू उद्योगों को, वाइल अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रेड, यानी कि साथ ही साथ में निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कि देखो भारत जो है WTO में अमेरिका के साथ कई व्यापार विवादों में उलझा हुआ है, जिसमें जो विशेष रूप से जो कृषि सब्सिडी हो गई है ना, और भारतीय IT पेशेवरों को प्रभावित करने वाली H1B वीज़ा की भी बात करनी है, ठीक है, और जो सोलर पैनल टैरिफ की बात थी उसको भी मेंशन करना है, ठीक है। साथ ही साथ में हम डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स में कैसे फोकस कर रहे हैं हम बताएंगे कि हम इंडिया ने हमेशा जो है अपने डोमेस्टिक रिफॉर्म पे भी फोकस किया है और इसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए और सब्सिडीज़ पे अपनी निर्भरता को कम करने के लिए। साथ ही साथ में जैसे GST लेके आए हम लोग, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, टैक्सेशन स्ट्रीमलाइन हुआ है ना, यूनिफॉर्म हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, और साथ ही साथ में बिज़नेस इन्वायरमेंट भी बढ़ा, यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी बढ़ा। फिर हम बायलेटरल और रीजनल एग्रीमेंट्स की बात करेंगे कि देखो इंडिया जो है ना ये बायलेटरल और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में एंटर कर चुका है, जिससे क्या हो रहा है कि उसका जो ट्रेड है ना, उसका ट्रेड वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ में बायलेटरल FTAs साइन करने की वजह से इंडिया जो है उसको नए मार्केट की एक्सेस भी मिल रही है। फिर हम पॉलिसी एडवोकेसी करेंगे, यानी कि नीतिगत वकालत। इसमें क्या है, हम बताएंगे कि इंडिया जो है वो एडवोकेट करता है बहुत सारे रिफॉर्म के लिए, ठीक है, WTO के अंदर में कंसर्न को बेसिकली एड्रेस करने के लिए जो कि विकासशील देश हैं वो जिससे जूझ रही हैं जिस प्रॉब्लम से, ठीक है। तो बताएंगे कि भारत विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने के लिए WTO के भीतर सुधारों की वकालत करता है। साथ ही साथ में इससे ना रीइंफोर्स होता है जो SND प्रोविज़न थे, यानी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस थे, SNDT, वो प्रोविजंस भी अकोमोडेट करता है डेवलपमेंट नीड्स को कैटर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि देखो भारत है ना इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में, नेगोशिएशंस में, एंड साथ ही साथ में विकासोन्मुख परिणाम की भी वकालत की है जो विकासशील देशों की चिंताओं के समाधान पर केंद्रित है। उसके बाद आप इसे कंक्लूड कर दोगे कि देखो ऐसे आपको कंक्लूड करना है कि देखिए जो इंडिया का चैलेंज है ना WTO नेगोशिएशन में, ये सिर्फ ट्रेड बेनिफिट्स की बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो विकासशील देश हैं है ना, तो उनके डेवलपमेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ में जो पॉलिसी की ऑटोनॉमी है उसको भी प्रोटेक्ट करने के बारे में है। साथ ही साथ में जो विकासशील देश हैं उनके कंटेक्स्ट में अनइवन रूल्स को जो फॉलो किया जाता है इमर्जिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया यानी कि कृषि, डिजिटल इकोनॉमी, और साथ ही साथ में जो इन्वायरमेंट है ना, तो इससे क्या होता है कि स्पिरिट जो है वो कम हो जाती है अगर उसको डिफरेंशियली अनइवन रूल्स बनाए जाते हैं। तो इंडिया जो है कोलेशन बेस्ड अप्रोच रखता है, ठीक है, जिसमें वो डेवलपमेंट को फोकस करता है, साथ ही साथ में रूल बेस्ड अप्रोच जो है यानी कि न्याय संगत, ये यहाँ पे आपका कीवर्ड है न्याय संगत, समावेशी और विकासोन्मुख जो है, ये अप्रोच जो है ये की रोल प्ले कर सकती है, ठीक है, WTO को और भी ज़्यादा इक्विटेबल, इंक्लूसिव और विकासोन्मुख यानी डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाने के लिए। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चंस
आज के डिस्कस करें।